टेक्निक और उसके जो भी फीचर्स या एप्लीकेशन माइक्रोबियल सिस्टमैटिक्स में आपको नज़र आती हैं। उसकी फर्स्ट एविडेंस रिपोर्ट जो है टेक्निक की माइक्रोबियल सिस्टमैटिक्स में क्लिनिकल में थी या नॉन क्लिनिकल में थी, एरोबिक में थी या एनारोबिक में थी। एक्चुअली दिस इज़ द फॉर्मेट एज आई हैव इंट्रोड्यूस यू सो फार। लाइक जब मैं आपको एक कोई बताती हूँ तो मैं उसका एक आपको बैकग्राउंड देती हूँ कि कहाँ से ये चीज़ इवॉल्व हुई और किस तरह से उसने सिस्टमैटिक्स में अपनी जगह बनाई और कहाँ कहाँ पे वो अब अप्लाई हो रही है और कहाँ कहाँ वो आगे अप्लाई हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा जो है वो उसकी एक्चुअली इंटरलिंक्ड है सारी चीज़ें। वहाँ से आप एक केस रिपोर्ट लेके उसको इन डिटेल डिस्कस भी कर सकते हैं। लाइक आपने एक टेबल बना के दिखा दिया कि ये उसकी रिपोर्ट थी जहाँ पे वो यूज़ हुई थी, ठीक है, लेकिन स्टिल लोगों को तो समझ नहीं आएगी कि कैसे यूज़ हुई थी। तो आप क्या करते हैं कि आप एक केस रिपोर्ट उठाते हैं और उसको जाके एक्सप्लेन करते हैं, तो पता चल जाता है कि ये टेक्निक किस तरह से यूज़ हो रही थी। ठीक है, और एंड जो है वो 2 पॉइंट जो हैं वो जेनेरिक हैं कि आपको अपनी जो है वो उसको विद रेफरेंस डालना है, उसकी बिब्लियोग्राफी नीचे होनी चाहिए एपीए फॉर्मेट में, और रेफरेंस मैनेजमेंट टूल को यूज़ करें, मैनुअली उसको ना करें ताकि मिस्टेक्स ना आए। और प्लेजरिज्म जो है वो आपका मैंने 11% अलाउड लिमिट रखा है, 2% से ज़्यादा नहीं होगा। एक्चुअली कंटेंट तो आप पेपर से ही लेंगे, लेकिन इट इज़ लाइक दैट यू आर नॉट कॉपी पेस्टिंग इट। ठीक है, और जो सूरत हाल है कॉपी पेस्ट की वो ये है कि इस डिजिटल दौर में बैठे जब आप इम्तहान में भी कॉपी पेस्ट करते हैं, मतलब नकल भी करते हैं, तो अकल इस्तेमाल नहीं करते, 3 लाइनें नकल करके लिखते हैं तो कॉपी पेस्ट करते हैं, इतनी भी जुर्रत नहीं करते कि उन 3 लाइनों को ही रीफ्रेज करने के जो है वो, या इतनी एबिलिटी ही नहीं है कि आप 3 लाइनों को भी रीफ्रेज कर सकें। ठीक है, और मैंने इस दफ़ा ये सोचा हुआ है कि आई विल नॉट बी, जो मेरा पिछली प्रैक्टिस थी जब से हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, अगर कुछ स्टूडेंट्स इस तरह से करते थे तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं इसको ओपन ना करूं, लेकिन जब जिन्होंने ये इस तरीके से ही सॉल्व करना है वो नहीं रुक रहे, तो फिर मेरा ख्याल है कि इसको ओपन हो जाना चाहिए, ताकि ये चीज़ सिर्फ टीचर और उस स्टूडेंट के दरमियान न रहे, बल्कि मैं पेपर आप लोगों को शो अप कर दूंगी ताकि आपको पता हो कि कौन चीटिंग से करता है, एक दूसरे के बारे में भी पता हो। ठीक है, और जब आपकी असाइनमेंट बनती है तो प्लीज़ उसमें इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप किसी पे नहीं कह सकते कि उसने प्लेजराइज पार्ट डाला था या उसने अनप्लेजराइज डाला था। नॉर्मली इस तरह की असाइनमेंट्स अगर आप एक एक घंटे के 3 सेशंस रखते हैं, पहले सेशन में आप उसकी डेलिब्रेशन करके कंटेंट डिवाइड कर लेते हैं, दूसरे घंटे में आप अपना अपना कंटेंट जमा करके लेके आते हैं, उसको कंपाइल कर देते हैं, और तीसरे सेशन में बैठ के आप में से कोई एक प्लेजिज्म उसका चेक कर लेता है और उसके बाद आप उसको फाइनलाइज कर लेते हैं, तो ये हो जाती हैं, इससे ज़्यादा इन पे टाइम नहीं लगता। ठीक है, हम खुद भी ग्रुप एक्टिविटीज़ करते हैं अभी भी, तो चूंकि हम फेस टू फेस मीटिंग्स नहीं कर सकते तो उसको हम इस तरह से चीज़ों को कर लेते हैं, और इसी तरह से आपको भी इसको करना चाहिए। तो इसलिए दूसरों पे मत चलिएगा कि किसी की वजह से इसमें प्लेजिज्म है या नहीं है। एनी क्वेश्चन ऑन इट? मैम प्रेजेंटेशन कितनी मिनट की होनी चाहिए एक ग्रुप की? देखो प्रेजेंटेशन मेरा ख्याल है 30-35 स्लाइड्स तो बन ही जाएंगी ना। 30-35 स्लाइड्स बन जाएंगी, वही 30-35 मिनट आप उसको प्रेजेंट करेंगे और फिर उसके बाद बाकी हम उसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, मैम ये अपनी सारे असाइनमेंट्स हम कंपाइल करके प्रेजेंटेशन बनाएंगे। मुजाहिदा मुझे आपकी बिल्कुल समझ नहीं आई क्योंकि आपकी मैम डिस्टॉर्शन बहुत थी। मैम हम जो असाइनमेंट्स बनाएंगे उन सबको कंपाइल करके हमने सिर्फ एक प्रेजेंटेशन बनानी होगी सारे ग्रुप मेंबर्स ने। जी बच्चे, एक ही बनानी होगी सारे ग्रुप मेंबर्स ने। ओके, और मैम असाइनमेंट सेपरेटली होंगी? देखो मुजाहिदा, ये टॉपिक है ग्रुप का, ठीक है, ये एक टॉपिक है ग्रुप का, पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड कंजर्व सिग्नेचर इंडेल्स। ठीक है, आप ग्रुप मीटिंग कॉल करते हैं तो वहाँ पे आप इस टॉपिक के ऊपर, आपको पता है कि मैंने आपकी गाइडलाइन या कंटेंट डिवीजन दी हुई है, ठीक है, आप उसके अंदर आप डिवाइड कर लेते हैं कि कौन सा ग्रुप मेंबर किस कंटेंट के को डेवलप करेगा। ठीक है, पहली मीटिंग आपकी जब होती है तो आप एक दूसरे को असाइन कर देते हैं,
और उस पे ये भी होता है बाज़ औक़ात के एक बंदे को थोड़ी सी लीड लेनी पड़ती है ताकि वो ग्रुप को मैनेज कर सके। और उसके बाद फिर अब अगली मीटिंग में अपना अपना कंटेंट करके आते हैं तो आप उसको कंपाइल कर लेते हैं और थर्ड मीटिंग में आप उसकी फाइनलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली मीटिंग्स आपकी 3 होंगी, लेकिन पहली मीटिंग के बाद आप लोग आपस में डिवाइड कर पाएंगे कि कौन सा किस कंटेंट के ऊपर काम कर रहा है। जैसे मैंने आपकी रिहर्सल्स भी करवाई हैं, 2-3 मैंने आपको जब दी थे करने के लिए एक्टिविटीज़, तो उसमें ये था कि यू पीपल वर एक्चुअली डिस्कसिंग एंड देन डेवलपिंग अ सिंगल आंसर एंड देन पेस्टिंग इट। ठीक है, वो यूनानिमस होता था आप लोगों का। अगर मैं पाइपलाइन को लिखने को कहती थी या फ्लो लिखने को कहती थी तो वो सारा हर बंदा अपना अपना नहीं बनाता था, फिर आप उसको डिस्कस करते थे और एंड पे एक बना के मुझे सबमिट करते थे। ठीक है, तो इसी तरह से ये एक ही आप बनाएंगे, लेकिन जब तक आप आपस में बैठेंगे नहीं, उसके हेडिंग्स, सब हेडिंग्स या मेजर माइनर एरियाज डिफाइन नहीं करेंगे उस वक्त तक, और आपस में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे उस वक्त तक ये नहीं होगा, और वो आपको करनी पड़ेगी ग्रुप वाइज। ठीक है, ओके मैम, सही है। हाँ, ओके, आप थैंक यू मैम। ब्रेकआउट रूम्स को भी यूज कर सकते हैं ग्रुप मीटिंग करने के लिए। अगर आप कहते हैं तो मैं उसमें क्रिएट कर दूंगी कैलेंडर मीटिंग और आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं ब्रेकआउट रूम्स अपने अपने, और उसमें जाके भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें फिर ये होगा कि मुझे वन टाइम पे सबके लिए रखनी पड़ेगी और फिर अपने अपने रूम में जाके आप इसकी डिस्कशन कर लेंगे, या आप लोगों की मर्जी है, आपकी दूसरे जूम पे या कहीं पे दूसरी मीटिंग्स कॉल करना चाहते हैं तो उस पर भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके मैम। अच्छा, अभी मैं आपके साथ माल्डी का चैप्टर शेयर किया था, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ यहाँ से। और उसकी हमने कुछ थोड़ी सी बातचीत शुरू की थी आपके मिड एग्जाम से पहले, और फिर उसके बाद मैंने कहा था कि हम इसकी डिटेल में फर्दर आप उसमें जाएंगे। जी मैम जी, ये जो प्रेजेंटेशन है हमारी फाइनल्स के सिलेबस में इंक्लूड नहीं होंगी ना? ये अभी आप फाइनल के सिलेबस की फिक्र छोड़ दें। ठीक है, अभी सिर्फ ये वैसे बोल कौन रहा है? हफ्सा। हफ्सा, सॉरी। अपने फाइनल के सिलेबस की फिक्र छोड़ दें, वो जब आएगी और जैसा आप प्रेजेंट करेंगे उसके मुताबिक आगे चलेंगे। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली ओके मैम। जो सबसे अच्छी प्रेजेंट करेगा उसको ये एज मिलेगा कि उनकी जो है मैं इंक्लूड कर दूंगी, तो उनके लिए वो प्रिपेयर्ड होगी और बाकियों को वो प्रिपेयर करनी पड़ेगी। तो इसलिए बाकियों के लिए जब हम इसकी प्रेजेंटेशन की तरफ जाएंगे तो मेरी टेक होम एडवाइस यही होगी कि आप उसको उस पर डिस्कशन करें और उस पर क्वेश्चंस पूछें, ताकि आपका ये फियर तो ख़त्म हो जाए कि ये एग्ज़ाम में इंक्लूड होगी या नहीं होगी। आपके साथ चैप्टर 13 शेयर हुआ है ना माल्डी टॉप का? यस मैम। कैन एनी लास्ट टाइम मैं एक क्वेश्चन पूछ रही थी जो आपको समझ नहीं आया था। मैंने कहा था एक जनरलाइज्ड टेक्निक है विच ऑन द बेसिस ऑफ द सरफेस ऑफ द माइक्रोबियल सेल्स कैन हेल्प अस to differentiate or majorly categorize the microbes. That I'm talking about bacteria here. ठीक है, जैसे हमने पूरा का पूरा सिस्टमैटिक्स मेजरली बैक्टीरिया के रेफरेंस से ही ज़्यादा फोकस किया है, तो कोई टेक्निक पता है, बेसिक टेक्निक है जो कि कैटेगराइजेशन के लिए यूज होती है? Since the day it was developed, it is still in use. ग्राम स्टेनिंग का सुना है किसी ने? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट राइट नाउ द जीनोमिक, यस मैम। बिकॉज माल्डी जो मैंने बेसिकली आपको इंट्रोड्यूस कराया था, आई हैव टोल्ड यू दिस इज अ प्रोटियोम बेस्ड टेक्निक। ठीक है, दिस इज नॉट द जीनोम बेस्ड टेक्निक एंड इट इज on acceleration towards its utility, and because of certain salient features it is on its rise, right? So basically the as we know that we can differentiate bacteria as gram positive or gram negative by gram staining, the basic procedure. And the basic procedure is actually differentiating the molecules which are present on the surface of the cell. On the basis of that we get the stain color violet or
red, and that's how we differentiate कि gram positive हैं या gram negative हैं. It means that before going into the detail of the cells inside, उसके DNA में भी जाने से पहले they are having some differential features on their surface as well, and that is, you can say that now acceleration of the idea that we are using those salient features on the surface in through the MALDI-TOF, which is using the proteins, and actually these are the protein molecules which are giving us expression profile, and that's how we are differentiating the bacteria, whether at species level or MALDI is also having the ability to go at subspecies level. ठीक है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के अंदर कुछ बैक्टीरिया का जो है वो आउटलायर्स भी आते थे. ऐसा नहीं है कि सारे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के साथ फिट हो जाते हैं और उसमें कोई आपके पास आउटलायर्स नहीं आते, उसमें आपके पास आउटलायर्स भी आते हैं. और इसी तरह कोई भी टेक्निक अभी तक जो हमने लर्न की है उसमें हमने देखा है कि देयर कम्स सर्टेन आउटलायर्स, बट they are actually not you can say limitizing the strength of the technique. Limitations of the technique तो होती हैं, लेकिन वो उसकी strength को limitize actually नहीं कर रहे होते. So MALDI is actually abbreviation of matrix assisted laser desorption ionization. ठीक है, matrix assisted laser desorption ionization. As the name indicates that there is a matrix, then you are putting your analyte or the sample on the matrix, and then you are allowing the laser beam to pass on the analyte, and after passing through the analyte or through the sample, it is actually vaporizing or ionizing the sample and then getting the spectrum. And when you are able to read the spectrum, you are also able to generate a database, and ultimately when you are having a huge database, you can use that database for identity of the unknown. Okay, so this is actually MALDI-TOF. When you will be looking into the chapter, so the chapter will be having a lot of detail of the sample preparation and so on so forth, other things, but first of all we need to discuss in general, and I will not be taking you much into the detail each and every step of that, because टेक्निक को जिस आप फॉलो करते हैं कि ये 2 ml या 4 ml वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि टेक्निक हमें क्या उसकी आउटकम है, हम उसकी तरफ जाएंगे इसमें. ठीक है, सो we have understood that there is a sample which is uniformly applied on a matrix. Matrix is a kind of solid surface where, or a kind of slide, or a kind of well in which you are putting your analyte. Analyte क्या है इसके अंदर? सैंपल है मैम. सैंपल है हमारा. ठीक है, और सैंपल जो है, as I have indicated earlier that this is a proteomic based technique, so it could be that you have extracted the complete proteins and then you are putting those proteins as the analyte, that the molecules will be flying and giving the pattern, and then you will be identifying the pattern, or you are putting the cell itself and the molecules on the surface of the cell, they are actually flying and giving you the pattern. In general, MALDI is the प्रोटियोम एनालिसिस, चाहे वो आपने उसकी 1D 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करके कंप्लीट प्रोटीन्स को निकाला हुआ है, या आपने सेल को रखा है और सरफेस के मॉलिक्यूल को करता है रखा है. We'll be looking into initially when it was developed, it was, or up till now at the analysis stage, it is actually through the use of the bacterial cell itself, and towards you can say specificity, yes, people are going towards development where they are using the proteins, isolated proteins as the analyte, but the technique is so powerful that you can use the cell and still through the analysis you are able to differentiate the microbes systematically. ठीक है, तो होता क्या है कि जब एनालाइट में से लेजर बीम पास करती है तो वो उसके मॉलिक्यूल्स को वेपराइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, और वो टुगेदर होके जाके एक आपके पैटर्न जनरेट कर देते हैं. ठीक है, सो टाइम ऑफ फ्लाइट, TOF, अब MALDI पहले हमने देखा था, और TOF इज टाइम ऑफ फ्लाइट mass spectrometer. So every molecule, as they are differential molecules, they are having different time of flights. So on the basis of their time of flight, they are generating a mass spectra, and that mass spectra is actually read by us, and that's how we are able to
understand that what different molecules were present over there. That spectrometric pattern is helping us. And actually it is not through the personal visualization. Actually आपके पास कंप्यूटर असिस्टेड जनरेट होता है डेटा, और आपके पास एनालाइट का एनालिसिस हो के आपके पास रिजल्ट आता है. ठीक है. So this is mass spectrometric method, or you are having appropriate metric solution, you are having your pure analyte or reasonably pure analyte. Pure analyte you should understand कि आपका pure bacteria है, and you have already understood that how important it is after isolation to have the pure culture with you. ठीक है. So it could be two ways इसमें आगे जाके कि आप प्रोटीन आइसोलेशन करके उसको कर रहे हैं या आप माइक्रोब को यूज कर रहे हैं. मैंने आपको कहा कि हम माइक्रोब को यूज करके ही उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि वी आर यूजिंग द माइक्रोब इटसेल्फ, और उसकी वजह से हमारे पास स्पेक्ट्रम जनरेट हो रहा है जिसको हम एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हैं. सो द टेक्निक इज डिटर्मिनिंग द कंपोजिशन ऑफ व्हाट. किस चीज की कंपोजिशन को डिटरमिन कर रही है टेक्निक? जो माइक्रोब में मॉलिक्यूल्स होंगे, प्रोटीन्स वगैरह. The introduction of metric assisted laser desorption ionization time of flight, जिसको मैंने explain किया, MALDI-TOF mass spectrometry for the analysis of large molecule. Actually the technique was not developed for the microbial systematics. Earlier it was developed for analysis of the large molecule. जिस तरह से आपने mass spectrometry GCMS या LCMS इसका नाम सुना हुआ होगा. ठीक है. इस तरह से ये मेट्रिक असिस्टेड लेजर डिसॉप्शन थी, जिसमें लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या गैस क्रोमेटोग्राफी यूज नहीं हो रही, बल्कि आपके पास लेजर असिस्टेड डिसॉप्शन यूज हो रही है आयनाइजेशन के लिए, और एनालाइज कर रहे हैं आप बायोमोलिक्यूल्स को, राइट. एंड देन इट वाज अप्लाइड दैट the complex biological system is having so many different complex molecules, and you are able to generate a very differential spectra, and if you are able to analyze that spectra, then you can use the technique for the identification purpose as well. And obviously the potential has been harnessed through the generation of the database, that we have generated a huge database, and now we can say that the database is not only verified but reliable enough that it can be used to identify the spectra of the molecular ions of the unknown microorganisms as well, and then we can get their identity, right. And since the pioneering attempt for classification and identification of the microorganism with MALDI, like 96 is the pioneering time, but actual strength was achieved around in 2007. by 96 से लेकर 2007 का जो टाइम है, इस टाइम पीरियड के अंदर डेटाबेस डेवलप हो रहा था. like it was taken up by the culture collections, and then they were using all the type strains and those. एक मिनट वेट कीजिएगा. Okay, so like for other techniques, we have understood that the application has actually started when we have developed the reliable database. Same was true for MALDI-TOF, that it has gained
application once the development of the database. जिस तरह से आपने 16S को पढ़ा था, तो 16S का डेटाबेस कहाँ पे डेवलप हुआ था? (16S) का डेटाबेस कहाँ पे डेवलप हुआ था? EasyText1 मैम. 16S का डेटाबेस एक्चुअली since the inception of the sequencing, the first draft of the bacteria, उसके बाद 16S को जब आपने सीक्वेंसिंग होना शुरू होगी तो करके जेन बैंक में सबमिशन होती थी, और जेन बैंक ओरिजिनल इसका डेटाबेस था. ठीक है, इसी तरह से जेन बैंक का डेटाबेस पे मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया, जो मेरा क्वेश्चन भी था. मिड को हम जब डिस्कस करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि उसमें easy taxon आया because it was a verified and also a kind of complete database for the type cultures. So उसने उसको replace करना शुरू किया, and it was a complete package because it was not only having the database but also having all the tools which were required for the analysis, right? So any idea कि प्रोटीन का डेटाबेस कहाँ पे होता है? मैम ये डीजे बीजे हो गया, यूनिपोर्ट हो गया. एक्चुअली यू आर राइट, प्रोटीन के वो सारे डेटाबेसेस होते हैं, स्विसपोर्ट वगैरह, लेकिन यहाँ पे जो माल्डी से आप प्रोटीन का डेटाबेस जनरेट करते हैं, एक्चुअली दिस इज नॉट deposited in any kind of the public repository. Actually the machine which is developing it is having its inbuilt, you can say, program which is completing its database. And when you buy the machine, you buy the database. As I have also introduced you with मैंने आपको बायोलॉग के साथ भी बताया था कि व्हेन वी बाय द फिनोटिपिक माइक्रोबियल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम थ्रू बायोकेमिकल प्रोफाइलिंग, तो हम उसका डेटाबेस करते हैं, या एपीए को हमने देखा था तो एपीए को एपीए के डेटाबेस में देखते हैं. इसी तरह से इट हैज़ गेन्ड मोमेंटम फॉर बैक्टीरिया, आर्किया में से हों या बैक्टीरिया हों, उसके अलावा यीस्ट एंड फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सारी टाइप्स इसमें इंक्लूड होना शुरू हो गई थी. उस सब के लिए दैट पीपल हैव स्टार्टेड टू यूज, दे हैव टेकन द सेल्स एंड देन द सेल्स वर पुट ऑन द matrix, and then the laser beam was passed, and then the spectra was generated, and it was analyzed and stored. So they were developing their own databases, and then those databases were verified, and now they are considered reliable, that you are getting along with the machine and using for the purpose of identification. ठीक है? So it is not so that you generate and then you put it in any kind of the public repository. इसका ऐसा कोई चक्कर नहीं है. ठीक है? जो स्पेक्ट्रा जनरेट होता है वो उसी मशीन के अपने सिस्टम के साथ एक डेटाबेस होता है, उसी में से उसको चेक करता है और उसी के अंदर उसके अंदर सेव करने की ऑप्शन होती है. बट एक्चुअल डेटाबेस को आप एक्सटेंड नहीं कर सकते जिस तरह से बायोलॉग के साथ होता है, बिकॉज एक्चुअल डेटाबेस जो है वो डेवलप होता है विद ऑल द वेरिफिकेशन एंड replication जो कि required होती है. ठीक है? So then when the database was generated, it was quite open and people have started to use it. So can we deliberate or can we think about the features which might have made it so favorable that it's not having a public database, but still people have started to opt for MALDI-TOF for microbial identification in systematics. Otherwise, अगर हम comparatively देखते हैं, we were having the 16S thing, and we were so much happy with that it is having a public domain, and you get anything sequenced, and then you can go to public domain, whether it is the NCBI or you are going to EasyTaxon. Anyways, you can go and check the identification of your thing. But here you are going to a specific data set, and then you are using that data set, not to a public domain. So what features might have helped it to come up at a level there it was exceptionally introduced into the microbial systematics? कोई features हम सोच सकते हैं? The paragraph itself is telling
that first of all, actually, after the development of these databases and verified databases at the culture collection, as I have told you, by 2007, there were three main systems of MALDI, and major culture collections, they have acquired it and they have taken almost more than 10 years of time to develop their databases and verification of it. And then it was at a level where the market was also open for MALDI-TOF. And very rapidly, it was taken up by the medical clinical diagnostic market. As we know that the features which are required for any technique to be the potential for pathogenic identification shall be कि उसको जो है वो reliable होना चाहिए, उसको robust होना चाहिए, उसको less time consuming होना चाहिए, उसको less labor intensive होना चाहिए, और उसको cost effective होना चाहिए, isn't it? ये फीचर्स नहीं है जो उसको एंटर कराते हैं मार्केट में? Yes, ma'am. So obviously, yes, these features were available Yes, with ma'am, the yeah, yeah. technique. The only thing मैम आपने FDA अप्रूवल जो है उसको बुला दिया मैम, ये फीचर्स भी है लेकिन अप्रूवल भी तो लेनी पड़ेगी। अप्रूवल तो देखें, जब ये चीजें आती हैं तो वो अप्रूवल के बाद ही मार्केट में आती हैं। एक चीज याद रखें कि डेवलपमेंट एंड पुटिंग द थिंग ऑन द शेल्फ इज डिफरेंट from the development and bringing the thing on the counter. Counter means where you can go and buy it. When it is back in the shelf, then it is not for you. But it is in the shelf, then whenever it will be needed, it will be coming up and used. You see, आप HCV का कितना पाकिस्तान में ले लें या दुनिया में देख लें, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है HCV की, ठीक है, बट इट हैज़ नेवर gained the momentum to the level जहाँ पे आप एक वैक्सीनेशन की तरफ जा सकते. Still, those efforts were not put into that कि आप वैक्सीनेशन की तरफ जा सकते और उसमें, बट एक कोरोना की वजह से आपने इतनी क्विकली उसको वैक्सीनेशन के लेवल पे चले गए हैं और अवेलेबिलिटी लेवल पे आ गई है ना, ठीक है, तो इसलिए हमें उसको अवेलेबिलिटी को अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं. अभी हम जो अवेलेबल है, ठीक है, दरमियान में वो जो उसकी कमर्शलाइजेशन का प्रोसीजर है सारा, हम उसको टच नहीं कर रहे हैं. बेसिकली आवर इंटेंशन इज दैट वी शुड हैव identified the microorganism, and then once it is identified and we have found it a type strain or key strain, whatever, both way it is important, then it should not go back into the drainage system, but it shall be retained. And once after identification and characterization, where it is going for retainment, it is going to the culture collection. So we will be leading from identification towards the पब्लिक डोमेन्स ऑफ कल्चर कलेक्शंस कि किस तरह से हम इनको स्टोर कर पाते हैं, ठीक है. तो दरमियान में ऑब्वियसली जब वो टेक्निक होती है तो उसकी अब NGS मार्केट कैसे हुई थी वो हमने नहीं उसको डिस्कस किया है. हमने उसकी क्या इम्पोर्टेंस है और क्या उसकी एप्लीकेशन है, हम उसके रेफरेंसेस को समझ रहे हैं, ठीक है. सो द टेक्निक हैज एक्चुअली हैविंग द पोटेंशियल, and once it was established at a level, then it was actually open that it shall be at least tried to a kind of medical diagnostics, ठीक है. So we cannot say कि immediately जाके ये medical diagnostics में use होना शुरू होगी. No, it was the time where it entered into the development of the database and the medical diagnostics. And once it was established, and almost it has taken 3 years. Like सबसे पहले जो है ये इंग्लैंड में यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ने इसको परचेज किया और उन्होंने for 3 years अपने मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में इसको रन किया पैरेलल. And when they have achieved the results which were very good as compared to the other techniques and reliable enough, then they have given it a go that they are going towards the multi-based identification as a routine instead of the other techniques. और दूसरी टेक्निक्स के ऊपर जो इसके एजेस थे वो मैंने आपको बता दिया है कि it was reliable, it was robust, it was cost intensive, it was labor less required थी, and the only thing that the instrument is quite costly and it is quite technically requiring a technical expert to run the show, but otherwise instrument is quite stable, ठीक है.
तो इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं है। जो मैंने आपको प्रोसीजर अभी शुरू में समझाया है इसका, जब हम सीक्वेंसिंग वाला समझ रहे थे तो उसमें काफ़ी टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व थी, ठीक है। कल्चर की प्योरिफिकेशन तक तो वहाँ तक हम वैसे ही हैं, उसके बाद उसका डीएनए आइसोलेट करना, डीएनए के ऊपर पीसीआर लगाना, पीसीआर को सीक्वेंसिंग कराना, फिर सीक्वेंस को मल्टीपल टाइम्स करना, फिर उसको लेके बैठ जाना, एनालिसिस करना, ठीक है। वो काफ़ी सारे स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व थे ना। इसमें वो बहुत शॉर्ट हैं स्टेप्स। एज सच सिस्टम के अंदर कोई टेक्निकलिटीज नहीं है, रिलेटिवली प्योर आपके पास कल्चर जब आ जाता है तो आप प्योर कल्चर के साथ इसको रन कर लेते हैं, और जब रन करते हैं तो सिस्टम इटसेल्फ इज क्वाइट स्टेबल इन द मार्केट, एंड टेक्निकली जब टेक्निकल हैंडलिंग उसकी होती है तो इट गिव्स यू the results of the spectra from its database through the software. Like you are not putting your efforts and your brain and you are not looking yourself. जब आप phylogenetic analysis कर रहे थे और database search कर रहे थे 16S के लिए, तो क्या वो खुद अपने रिजल्ट दे रहा था या आपकी अपनी एफर्ट भी थी उसमें? मैम अपनी एफर्ट भी थी। आपकी अपनी एफर्ट बहुत सारी थी। एक्चुअली यू वर गेटिंग द रिजल्ट्स विच यू वर लुकिंग फॉर। हियर यू आर नोइंग द statistical numbers. So once the statistical numbers are okay, then you say the result given by the system is fine for me. If the statistical numbers are not good, then you can say either the culture was not pure, or there was some error in running the system, so you are going to run it again, but you are not putting much effort into the diagnostics through the way that you are looking yourself into the database, and you are playing a lot with editing and development of the result, as the systematic used to do when dealing with the genomic data anyway, 16S हो या full length हो, ठीक है। तो मास स्पेक्ट्रा जब जनरेट होता है तो वो अपने डेटाबेस से उसको चेक करके आपके पास एक आइडेंटिफिकेशन देता है, ठीक है। तो like first of all, as they have used on the type cultures and जो already identified थे उनके ऊपर, and then it has entered into the clinical settings where it has been used and developed the database. Here they are giving some of the details that which studies have used and in what areas they have applied. But right now we know that it's in any area where microbes are involved and we need to go for identification. In the general pipeline of the identification, MALDI-TOF is actually included because this is an established mass spectrometry based method which is used in the microbial identification parallel in the pipeline. Parallel in the pipeline that you go for the 16S, and we know that systematics is happy when parallel methods are converging on a single identification. Okay, it could be that certain methods are giving you differential results and then you are further looking into the identification of the microbe, but systematics is actually looking for that multiple methods are converging towards the single identity. ऐसे ही है ना, हम सिंगल मेथड के साथ कभी भी सिस्टमैटिक्स को प्ले नहीं कर रहे हैं माइक्रोब्स की, ठीक है। सो सिमिलरली जो एलिमेंटल कॉम्पोजिशन ऑफ द सैंपल आती है MALDI-TOF के थ्रू, it gives the microbial identification at genus and species level, and the time required in all the procedure is यानी जो कॉलोनी आपके लाने तक, अब कल्चर स्लो ग्रोअर है, फास्ट ग्रोअर है, एरोबिक है, एनारोबिक है, हम उसकी बात नहीं करें। बस जब आपने प्रिपेयर कर लिया तो आपने उसको मैट्रिक्स पे लगाना है, उसका एक सोल्यूशन है समझो, उसमें मिक्स करते हैं और उसको मैट्रिक्स पे लगाते हैं और उसको ड्राई होने देते हैं। 5 मिनट में वो ड्राई हो जाता है, उसके बाद आप उसको माल्डी के सिस्टम पे लगाते हैं तो लेज़र बीम पास करती है, लेज़र बीम पास करती है और उसके बाद वो एनालाइट आपको पैटर्न देते हैं। पैटर्न देने के बाद विद इन फ्यू मिनट्स उसका सिस्टम का जो डेटाबेस है वो आपको रिजल्ट निकाल के दे देता है। सो एक्चुअल थिंग इज दैट द टाइम टू गेट द रिजल्ट इज ओनली फ्यू मिनट्स इन केस ऑफ माल्डी, ठीक है। बाकी चूंकि मैं पूरा चैप्टर आपके साथ नहीं उस तरह से पढ़ूंगी, तो जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो कहीं आपको मिलेगा कि उसके अंदर लेज़र बीम को पास करने के लिए उसका वैक्यूम जनरेट करते हैं, वैक्यूम जनरेट करने के लिए मशीन 8 घंटे चलती रहती है तो फिर वैक्यूम जनरेट होता है। तो रिमेंबर, दिस इज द टेक्निकल रनिंग ऑफ द मशीन इटसेल्फ। आपका एनालिसिस रिजल्ट फ्यू मिनट्स ही रहता है, ठीक है। सो व्हेन यू आर हैविंग हाई थ्रूपुट्स देयर दे आर नॉट टर्निंग ऑफ द मशीन, तो उसका वैक्यूम जनरेटेड रहता है। लेकिन अगर आपने ऐसे खरीद दिया है और आपने महीने में
एक दफ़ा चलाना होता है तो ऑब्वियसली जिस दिन आप चलाएंगे उस दिन 8 घंटे फिर आपको वैक्यूम जनरेट करने में भी लगेंगे उसका, ठीक है। मशीन को अप्रोप्रिएट टेम्परेचर पे जाना है, वैक्यूम जनरेट करना है, फिर लेज़र बीम को आपने पास करना है, ठीक है। तो उन टेक्निकल को उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे कि आप जाके कहें कि आपने तो फ्यू मिनट्स कहा था लेकिन उन घंटों को तो शामिल नहीं किया, उसको हम इसमें शामिल नहीं करें। हम आइडेंटिफिकेशन की बात करें रनिंग सिस्टम के ऊपर। इन फ्यू मिनट्स एक्चुअली यू कैन गेट द माइक्रोबियल आइडेंटिफिकेशन from genus to species level. So when I go towards the case studies, then I will be showing you up कि आपके पास स्पीशीज लेवल से लेकर सब स्पीशीज लेवल तक भी आइडेंटिफिकेशन माल्डी के थ्रू आती है। एक्चुअली व्हाट आई हैड डन, जब मैंने आपको वेंसडे को छोड़ा था क्लास, तो उसके बाद मैंने आपकी ग्रुप प्रेजेंटेशन जब बनाई थी तो वो मैंने सिर्फ एक माल्डी की टेक्निक के ऊपर बना दी थी, बिकॉज द टेक्निक इज सो फैसिनेटिंग एंड इट इज़ हैविंग सो मच power and precision and dimension that I thought कि उसके जो different areas हैं मैं उसके ऊपर आप लोगों की presentations करवाऊँ। It could be like मैं किसी को देती कि वो anaerobes के लिए किस तरह यूज़ हुआ है, किसी को देती सब species level पे कैसे हुआ है, लेकिन फिर somehow I changed my mind और आज सुबह बैठ के मैंने दोबारा से आपकी presentation के topic बनाए, तो मैंने techniques को divide कर दिया ताकि थोड़ा सा आपको diversity मिले instead of हम एक technique को focus करें, ठीक है। So still when the people will be coming with Maldi or generally when we are going through it, then you can ask the question or through the papers। जब आप अपनी अपनी टेक्निक को करेंगे तो आप देखेंगे कि जब मैंने आपको केस स्टडी कहा है तो केस स्टडी में मल्टीपल मेथड्स अप्लाई होंगे, ठीक है। तो जब आप उस केस स्टडी के थ्रू गुजरेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई MLST को कर रहा है तो आपने MLST को नहीं देखा। हो सकता है कि आपने जिस पेपर को अपनी टेक्निक के रेफरेंस से लिया था उसमें MLST या उसका भी जिक्र था, और माल्डी तो वैसे ही अब जो आपकी पाइपलाइन है उसका इंटीग्रल पार्ट है जिस तरह से 16S है, ठीक है। सो द टेक्निक एक्चुअली अलाउड significant time saving with respect to traditional identification method, and traditional identification method we can say here is the gold standard 16S rDNA, ठीक है, along with all the way of isolation, purification and biochemical profiling and all those things, वो तो वैसे की वैसे रहेंगी, ठीक है। लेकिन अगर आप ये समझ लें कि इमीडिएटली अगर आपको क्लिनिकल सेटिंग्स में जाते हैं तो आप आइडेंटिफिकेशन के लिए लेट्स सपोज 16S यूज़ कर रहे थे, तो उसकी जगह जब आप माल्टी को यूज़ करेंगे तो आपका टाइम जो है वो बहुत सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्रू। सो व्हेन यू आर गोइंग फॉर एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग या कोई भी आप एडिशनल टेस्टिंग कर रहे हैं तो साथ ही आप उसकी एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं। एंड सूटेबल फॉर द लार्ज लेबोरेटरीज बिकॉज दे विल बी हैविंग द running systems, they will be having multiple samples and they can run the show because they do not need to establish the system for the few samples of the day. And ultimately obviously after the time when we are coming towards the cost is low for the running, but machine itself remains quite expensive. So it is not so that the machine is also like a peanut and everyone can buy and install it. So this is fast, this is flexible, it is innovative method, it is powerful, it is precise, it is rapid with reference to time, but above all it is cost effective method. Actually आपने एक दफ़ा जब इंस्टॉल कर लिया है सिस्टम, आपने ग्रॉस कॉस्ट पे कर ली है, जो आपकी रनिंग कॉस्ट है वो बहुत लेस होती है इसके अंदर, ठीक है। सो इट इज़ अलॉन्ग विद द टाइम, जो मेजर फीचर जिसने इसको इतनी पावर दी है इस टेक्निक को, क्योंकि ये उसमें आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर में इंटीग्रेट हो गया, इट इज़ द cost itself, cost effectiveness. So this sensitive technique is applied for generating results for identification of microbes in very less time and with very minimal cost, and they are giving some of the results of studies where they have used the microorganisms of the culture collections, or they have verified the results through the for the identification through different established databases, like जो उसकी identification 16S की बेस पे थी, क्या मल्टीटॉफ की बेस पे भी वही आ रही थी, ये जो उसकी identification DNA hybridization पे थी, क्या मल्टीटॉफ पे भी वही आ रही थी। Actually this is all towards the development of the precision of the technique. And now whether it is the clinical or ecological or environmental or industrial, whatever, microbial diagnostics it is involving the multitop. And remember,
हम बैक्टीरिया के रेफरेंस से ज़्यादा पढ़े हैं, बट डेटाबेस जो है वो फंजाई के लिए भी बहुत डेवलप हो चुका है। यस, यीस्ट के लिए भी हो चुका है, बट सबसे ज़्यादा जो इस वक्त माल्डी यूज़ हो रहा है वो बैक्टीरिया आर्किया दोनों मिला के, और उसके अलावा फंजाई के लिए इसमें बहुत यूज़ हो रहा है। सो ऑल द what we can say the trends in microbial systematics for bacterial and fungal identification is through MALDI-TOF. There is no way out without MALDI, right? So all the publications, they are dealing with it, and you will be looking into that. This has been done. So as I have said that I will not be going much into the these steps जो इसकी sample preparation और cultivation of bacteria वगैरह के हैं, इसको आप खुद से इन sections को एक दफ़ा ज़रूर पढ़ें, ठीक है? So it will be improving your insight into the microbiology, although it is already there. लेकिन कुछ लोगों ने जब उसको particularly attempt जब करते हैं, जब मैं question वगैरह देती हूँ तो मुझे नज़र आता है कि basic microbiology में भी flaws हैं। तो ये वाला part पढ़ने से आपको help मिलेगी, which is dealing with the conditions of culture growth and preparation of the culture for the development of the MALDI. जब आप MALDI को रन करते हैं तो कुछ इस तरह से इसका स्पेक्ट्रा जनरेट होता है, और स्पेक्ट्रा में जो पीक्स होती हैं, यू नो देयर इज ऑलवेज अ नॉइज एज वेल. So every peak is actually not red, but the peaks which are well established are actually red. And every peak is having a number, and number is attributing it to a specific protein in the database. And it is looking into the database, but the software is so fast that very quickly, अब एक माइक्रोब की एक पीक नहीं है, उसकी बहुत सारी पीक्स होती हैं, लेकिन वो पूरे डेटाबेस में से उसकी पीक्स को टैली करके आपको उसका जो कंपैरेटिव रिजल्ट होता है वो आपको शो कर देता है. हियर दे आर शोइंग द माल्डी मैट्रिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप स्ट्रेन्स जो कि किसी कल्चर कलेक्शन से ली हुई हैं. एज आई said कि ये कल्चर कलेक्शन में डेवलप हुआ था, तो DSMZ, the German collection of microorganism cell culture, was the pioneer institute which has actually established the MALDI database. So most of the culture which were used for the MALDI database development were having the DSM number. Every DSM culture is also having a parallel ATCC number, but I mean, since they have used it as a huge database, so they have developed it with the DSM number. ये उसको उनकी स्टडी के साथ उन्होंने यहाँ से उसको लिया हुआ है मैस स्पेक्ट्रा, ठीक है. तो इसलिए वो DSMZ की नंबर के साथ सारे कल्चर्स आ रहे हैं. एंड व्हेन जी मैम ये जब मतलब लेजर के ऊपर सेल के ऊपर वो करती है, तो उससे सिर्फ प्रोटीन्स के अलावा कुछ लिपिड्स वगैरह भी मतलब ऐसे वेपराइज हो सकते हैं? हाँ, देखें इसके अंदर जो एक स्पेसिफिक बीम को आप पास करते हैं ना, ठीक है, इट्स नॉट एनी काइंड ऑफ लेज़र, इट्स अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ लेज़र, ठीक है. और आप उसकी मास टू चार्ज रेशो के ऊपर करते हैं, तो स्पेसिफिकली वो जो है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को फ्लाई कराती है और उनका पैटर्न उसके ऊपर जनरेट होता है. बाकी कुछ मॉलिक्यूल जो फ्लाई करते हैं वो इस तरह से नॉइज पैटर्न देते हैं, बट एक्चुअली वी आर नॉट यूजिंग इन द आइडेंटिफिकेशन दैट नॉइज पैटर्न. ये जो पीक्स आइडेंटिफाई हम कर रहे हैं ना, ये पीक्स आइडेंटिफाई जो हैं ये सिर्फ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की गई हैं. एक्चुअली द प्रोसीन वॉज गॉट ओनली फॉर द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स. तो ये प्रोटियोमिक अप्रोच है, नॉट यूजिंग द लिपिड और एनीथिंग. ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा मॉलिक्यूल बायो मॉलिक्यूल्स के लिए यूज होती है. जनरली जो माल्डी है ये एक मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक सिस्टम है जो किसी भी बायोमॉलिक्यूल के लिए यूज हो सकता है. जैसे आपको पता है कि लिक्विड क्रोमेटोग्राफी सिस्टम है या गैस क्रोमेटोग्राफी सिस्टम है या मास स्पेक वगैरह है, इनकी अपनी अपनी डोमेन्स होती हैं. इसके अंदर हम जो है वो प्रोटीन्स की बेस पे आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं. बाकी जो भी फ्लाई करता है उसको आइडेंटिफिकेशन मार्कर नहीं लगाया जाता. जो आइडेंटिफिकेशन मार्कर है वो सिर्फ प्रोटीन्स को लगा हुआ है इसमें, ठीक है. अब ये हो सकता है कि आपने सेल की टोटल प्रोटीन्स निकाली और उनका आपने स्पेक्ट्रा निकाला, यानी मैट्रिक्स के ऊपर जो आपने एनालाइट लगाया वो आपकी प्योर प्रोटीन्स थी. और इट कुड बी दैट यू आर यूजिंग द सेल. एक्चुअली the culture collections, when they have started to use it, they have used the cell because they were moving towards the ease of the use. अगर आप प्योर प्रोटीन आइसोलेशन की तरफ जाते हैं तो अगेन इट इज टेक्निकली very complicated and it could be giving the differential results. So generally the criteria was that if it is able to differentiate on the basis of the surface proteins, and ultimately it was found that yes, it is having the capacity to differentiate on the basis of the surface protein.
एक्चुअल माल्टीटॉफ जो रन किया जाता है माइक्रोबियल सिस्टमैटिक्स में, वो उसकी प्योर प्रोटीन्स पे रन नहीं किया जाता, वो सरफेस प्रोटीन्स उसकी फ्लाई करती हैं। आप एनालाइट के तौर पे सेल कल्चर को यूज करते हैं। प्योर कल्चर को आप एक यू कैन से आपके पास एक वो है कैरियर मटेरियल में डिजोल्व करके मैट्रिक्स पे लगाते हैं और उसके बाद आप उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, सो हियर आई विल बी लीविंग इस जी जी। मैम किसी बैक्टीरिया के अंदर अगर कोई म्यूटेशन आ रही है और उस म्यूटेशन की वजह से प्रोटीन प्रोड्यूस हो रही है और वो बैक्टीरिया जो है वो नोबल नहीं है, तो क्या ये माल्टीटॉफ उसको आइडेंटिफाई कर लेगी एज अ न्यू स्पीशी और एज अ न्यू बैक्टीरिया? You know, if Maldi is giving a different pattern, it is not so through the difference of a single protein we can say that you are getting a new thing. ठीक है, if it is giving a different pattern or there is a threshold, ठीक है, आपकी प्रोटीन्स मैच करती हैं और आपको मैंने बताया था कि इसके स्टैटिस्टिकल अपने बेंचमार्क्स हैं। अब अगर उसका डिफरेंस लेट्स से 0.3 है दोनों टेक्निक्स के ऊपर, तो वो आपको उसकी आइडेंटिफिकेशन निकाल के देता है। अदरवाइज अगर उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं निकलती तो वो रिजल्ट में नो आइडेंटिटी शो करता है। नो आइडेंटिटी का मतलब होता है कि वेदर इट इज नॉट हैविंग इट्स कंपैरेटिव इन द डेटाबेस और you have not run the show correctly and then you have to rerun the system. ठीक है, and ultimately we know being a systematist we are never running the single thing, we are running multiple techniques for identification. But in routine diagnostic, every day you are not coming up with a kind of new novel bacteria. Every day it is the routine diagnostic, and routine diagnostic was possible in the clinical settings when it was used. You can see, maybe I will be able to fetch out the paper and show you. They were more than 90% reliable results. So that's why the technique has actually taken the position that it was being used or started to be used in the routine diagnostics. क्योंकि few minutes में अगर वो identification दे रहा है और more than 90% आपके पास reliable results आ रहे हैं, तो आप उसको कह सकते हैं। अगर आपके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जनरेट हो रही है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जनरेट होने का ये मतलब नहीं है कि बैक्टीरिया की आइडेंटिफिकेशन भी चेंज हो रही है। That is a mutation which is causing the antibiotic resistance, but identification is not changing. Staph aureus mutants बन रहे हैं, mutant उसका generate हो रहे हैं ना, Staph aureus तो रह रहा है, वो उसकी strain है, and I haven't said that ये strain level identification देता है। जीनस एंड स्पीशी लेवल आइडेंटिफिकेशन ये आपको दे देता है। हाँ, कुछ कैटेगरीज में ये सब स्पीशीज लेवल आइडेंटिफिकेशन पे गया है। एंड इवन यू नो द वायरसेस आर आल्सो हैविंग द प्रोटीन कैप्सिड, सो वी आर सिटिंग इन टाइम वेयर माल्डी इज आल्सो यूज्ड फॉर वायरल आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, उनके जो कोड प्रोटीन एंड कैप्सिड्स की जो प्रोटीन है उसकी बेसिस पे उनकी आइडेंटिफिकेशन में। सिमिलरली आपके पास पॉलन्स होते हैं, पॉलन की प्रोटीन्स होती हैं। सो इट कुड बी आप किसी भी चीज़ का डेटाबेस डेवलप करें और उसकी एनालिसिस के लिए इसको यूज़ करना शुरू कर दें। लेकिन इस वक्त चूंकि हम माइक्रोबियल सिस्टमैटिक्स की बात करें, सो वी आर सिटिंग ऑन अ रिलायबल डेटाबेस वेयर इट कैन बी यूज फॉर द microbial systematics in identification as a parallel technique. But this is not the only technique. We know that we have to do the multiple tests, and compilation of all the results will be giving us the reliable results. ठीक है, जब मैं केस स्टडी का कोई पेपर आपके साथ डिस्कस करूंगी तो ये चीज़ें आपके साथ क्लियर हो जाएंगी। टेक्निक हम आउट ऑफ द वे जाके, जैसे हमने सिंगल टेक्निक 16S को समझा था उस तरह से हम इसको समझ रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दिस इज द ओनली टेक्निक विच इज यूज क्लिनिकल सेटिंग्स में जाके। यस, it can be that this is used as a only technique because time and everything is important over there. ठीक है, आप इसके ज़रा पहले 2-3 ये जो पेजेस हैं ज़रा इसको पढ़ें। अगले क्लास में जब हम इसको आगे फर्दर डिस्कस करेंगे तो फिर मैं आपको फर्दर इसकी कोई केस स्टडी आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, मुझे कॉल लेनी है, मैं ज़रा कट करूंगी, मैं कॉल ले सकती हूँ।